हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम साइंस का चैप्टर 11 जिसका शीर्षक है साउंड, उसको समझ लेते हैं। तो मैं ऐसा करूंगा कि इस चैप्टर के जो कीवर्ड्स हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ। आपकी बुक में सच कोई कीवर्ड्स की लिस्ट नहीं बनी हुई, लेकिन मैंने चैप्टर पे पढ़ के कुछ कीवर्ड्स निकाले हैं। अगर आप वो कीवर्ड्स को समझ लेंगे तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। वैसे क्लास 8 में भी आप साउंड का चैप्टर पढ़ चुके हैं और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो पहले आप समझ चुके हैं, तो यहाँ पर एक प्रकार से रिवीजन भी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं वर्ड साउंड के ऊपर ही। तो साउंड क्या है? इट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो जैसे लाइट एनर्जी है, हीट एनर्जी है, हमारी मस्कुलर एनर्जी है हमारे शरीर की जो है, वैसे ही साउंड भी एक प्रकार की एनर्जी है। क्लियर? अब हम समझते हैं कि साउंड उत्पन्न कैसे होती है, हाउ इज साउंड प्रोड्यूस्ड। उसके लिए हमें वर्ड समझना है वाइब्रेशन। ये भी वर्ड आप समझ चुके हैं। वाइब्रेशन होता है किसी ऑब्जेक्ट का टू एंड फ्रो मूवमेंट। तो मान लीजिए आपने देखा होगा कि कई कई घड़ियों में पेंडुलम होते हैं, या ये पेंडुलम आपको बना के दिखाता हूँ छोटा सा। ये जुगाड़ से बनाया हुआ पेंडुलम है। ये पेंडुलम क्या होता है? एक हैवी बॉल होता है बेसिकली, जो हमने एक स्ट्रिंग से अटैच किया होता है, एंड स्ट्रिंग इज नॉन स्ट्रेचेबल, मतलब उसकी लंबाई बढ़ नहीं सकती। तो ये मान लीजिए एक पेंडुलम है। तो इसकी मान लीजिए जमीन से हाइट है इस समय 1 मीटर मान लेते हैं हम। तो अगर मैं इस पेंडुलम बॉल को खींच के यहां ले जाऊं, सर्कुलर मोशन होगी क्योंकि स्ट्रिंग है, ये इसका रेडियस हो गया, तो सर्कल में घूमेगा, यहां तक ले आया मैं इसको। तो यहां पे इसकी हाइट जो है बढ़ गई। यहां पे 100 सेंटीमीटर थी, मान लीजिए यहां पे 105 सेंटीमीटर हो गई। सेंटीमीटर कर देते हैं। तो इसमें यहां पे ये स्टेशनरी है, रुका हुआ है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 है और इसकी पोटेंशियल एनर्जी है कुछ अमाउंट होगा, मान लीजिए एक्स अमाउंट है क्योंकि इसकी हाइट है। और इस स्थिति से काइनेटिक एनर्जी इसकी बढ़ गई क्योंकि यहां पर हाइट कम थी। जैसे जैसे हाइट बढ़ती है पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। ये हम पहले ही समझ चुके हैं पिछले चैप्टर में। तो जब मैं इसको यहां से रिलीज करता हूं, उसको छोड़ देता हूं, तो ये क्या होगा? ये वापस इस स्थिति में आएगा, लेकिन यहां रुकेगा नहीं, ये आगे जाएगा। कितना दूर जाएगा? जितना दूर हम इसको यहां ले गए थे, वहां पर इसकी काइनेटिक एनर्जी फिर 0 हो जाएगी। यहां भी काइनेटिक 0, यहां भी काइनेटिक एनर्जी 0, यहां पे ये रुक जाएगा, फिर ये वापस आएगा। तो इसको कहते हैं, बीच वाली पोजीशन को कहते हैं मीन पोजीशन, जहां पे ये होता है अगर ये मूव ना कर रहा हो। जैसे इसको मैंने ऐसे पकड़ रखा है, तो ये इसकी मेन पोजीशन है। अगर मैं इसको खींच के यहां ले जाऊंगा, छोड़ूंगा, तो हर बार ये मेन पोजीशन की तरफ आ रहा है। तो ये एक पॉइंट के इर्द गिर्द घूम रहा है। टू एंड फ्रो मूवमेंट मतलब एक पॉइंट के आसपास घूमना। ये किसी में भी हो सकता है। मान लीजिए ये एक है हैंगर है, ये रॉड है, इसको मैं ऐसे खींचता हूं, हल्का सा छोड़ता हूं, तो ये रॉड जो है ऐसे घूम रही है। आपको दिखाई नहीं देगी, लेकिन आप इसको फील कर सकते हैं। इनफैक्ट शुरू में दिखाई भी देती है हल्की सी। बिल्कुल पास आप करके करेंगे तो ये ऐसे घूम रही है। तो टू एंड फ्रो मूवमेंट, एक पॉइंट के इधर जाना, फिर इधर जाना, फिर वापस आना, ऐसे ऐसे घूमना, इसे कहते हैं वाइब्रेशन, विच इज टू एंड फ्रो मूवमेंट। तो अभी साउंड उत्पन्न कैसे होती है वो हम समझ रहे थे। जब भी कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करेगा साउंड प्रोड्यूस होगी।
So sound is produced when an object vibrates. जैसे ये है, इसको आप घर में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, आपके पास होगा ये एल्युमिनियम या स्टील का हैंगर, हल्की सी आप देखेंगे साउंड आपको सुनाई देगी क्योंकि ये वाइब्रेट कर रहा है। और हम भी जो बोल रहे हैं, हमारे वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करते हैं, ये आपको हमने समझाया था क्लास 8 में कि हमारी वॉइस बॉक्स के अंदर 2 वोकल कॉर्ड होते हैं। ये वॉइस बॉक्स के अंदर 2 पतले पतले मसल्स के बैंड्स होते हैं, वो वाइब्रेट करते हैं तो हम ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं। तो कोई भी चीज़ जब वाइब्रेट करेगी तो हमें ध्वनि सुनाई देगी। ठीक है, तो साउंड प्रोड्यूस कैसे होगी समझ लिया हमने, वाइब्रेशन समझ ली। अब साउंड ट्रैवल कैसे करती है, ये सब साउंड के अंदर ही मैं आपको समझा रहा हूं। साउंड ट्रैवल करने के लिए साउंड को एक मीडियम चाहिए। और अधिकांश स्थितियों में जो मीडियम हवा होती है, हमारे चारों तरफ एटमॉस्फेयर है, उसकी हवा है, हम जब बोल रहे हैं हवा के माध्यम से आप तक पहुंच रही है, या जिसको भी आप सुना रहे हैं वो सुन रहा है। कहीं कार का हॉर्न बज रहा है, कोई चीज़ टकराती है, कोई भी साउंड हो, पटाखा फूटता है, वो साउंड हवा के माध्यम से ट्रैवल करती है। लेकिन साउंड पानी में भी ट्रैवल कर सकती है, मतलब लिक्विड्स में भी ट्रैवल कर सकती है और सॉलिड्स में भी ट्रैवल करती है। अब ट्रैवल कैसे करती है, तो ये थोड़ा समझने वाली बात है। तो मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है, ये वाइब्रेट कर रहा है। जब इसको मान लीजिए मैंने ऐसे इधर खींच के छोड़ा तो ये वाइब्रेट करेगा। इस सिचुएशन में यहाँ से यहाँ से जाएगा। तो जब ये वाइब्रेट करता है, मान लीजिए जब ये इस दिशा में जा रहा है, तो इसके आसपास जो हवा के मॉलिक्यूल हैं, अगर ये लिक्विड में है तो लिक्विड के पार्टिकल्स होंगे, सॉलिड के ऊपर है तो सॉलिड के पार्टिकल्स होंगे। तो ये क्या करेगा, ये इस पार्टिकल को टकराएगा, वो पार्टिकल अगले पार्टिकल से टकराएगा, वो पार्टिकल अगले पार्टिकल से टकराएगा। लेकिन हर पार्टिकल वाइब्रेट करेगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अभी मैं आपको ऐसे समझाता हूं, एक मॉलिक्यूल बना के, ये ऑब्जेक्ट है, ये हवा के मॉलिक्यूल से टकराया, ठीक है। तो ये पार्टिकल जो है, जब ऐसे इसने टकराया तो ये पार्टिकल इधर जाएगा, फिर एक पॉइंट पर आके इसकी काइनेटिक एनर्जी खत्म हो जाएगी, ये वापस आएगा इधर, इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा। तो ये भी मेन पोजीशन के आसपास ऐसे ऐसे घूमेगा। इसके टकराने से अगला पार्टिकल भी ऐसे ही वाइब्रेट करेगा, उसके टकराने से अगला पार्टिकल वाइब्रेट करेगा। तो ऐसे जो है एक वेव के रूप में साउंड आगे ट्रेवल करेगी। तो मीडियम के पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं जब ये ऑब्जेक्ट, जब जैसे हम बोल रहे हैं, हमारे वोकल कॉर्ड्स क्या कर रहे हैं, जो हमारे इस एरिया में हवा है उसमें वाइब्रेशन पैदा कर रहे हैं। वो वाइब्रेशन ट्रैवल करती हमारे मुंह से बाहर आकर चारों ओर फैल रही है। हर तरफ के पार्टिकल जो है वाइब्रेट कर रहे हैं, और धीरे धीरे ये एक के बाद एक के बाद एक के बाद पार्टिकल्स ट्रैवल कर वाइब्रेट करेंगे, और साउंड जो है एक वेव के रूप में दूर तक जाती रहेगी। तो अभी हमने समझ लिया कि साउंड क्या होता है, वाइब्रेशन क्या होता है, साउंड पैदा कैसे होती है, और फिर ये ट्रैवल कैसे करती है। ट्रैवल करने के लिए इसको मीडियम चाहिए, अगर मीडियम नहीं होगा तो साउंड ट्रैवल नहीं करेगी। जैसे अगर आप स्पेस में चले जाएं तो आप एक दूसरे से बात नहीं कर सकते, वहाँ पर जो लोग हैं वो माइक्रोफोन से या ईयरफोन से एक दूसरे से बात करते हैं। इवन मून पे भी चूंकि एटमॉस्फेयर नहीं है, मून पे भी आप एक दूसरे से बात नहीं कर पाएंगे, आपको किसी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ेगी। पानी के अंदर आप कर सकते हैं बात,
मछलियाँ जो है पानी में साउंड्स निकालती हैं, वो साउंड ट्रेवल करती है, और ये ट्रेवल कैसे करती है? इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। ठीक है, अब इसमें एक नया कॉन्सेप्ट आ जाता है, कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। वो समझ लेते हैं। कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। बेसिकली कंप्रेशन वो एरिया है मीडियम का, अगर हम हवा की बात करें तो हवा का, जहां पे हवा की डेंसिटी भी ज्यादा है, अधिक है, और प्रेशर भी अधिक है, ये दोनों हाई है। और यहां पे डेंसिटी और प्रेशर लो है। ये कैसे होगा? जैसे मैंने बताया कि ये जो ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रहा है तो उसके आसपास के पार्टिकल भी वाइब्रेट करते हैं, लेकिन जब ये इस डायरेक्शन में जा रहा है तो यहां की हवा को कंप्रेस कर देगा। ठीक है, मान लीजिए आपके पास स्पंज है, आप स्पंज को ऐसे जोर लगाएं, इधर से रोका हुआ है तो स्पंज दब जाता है। तो ऐसे होगा कि जैसे ये मान लीजिए पार्टिकल वाइब्रेट किया तो उसके पास वाली हवा जो है वो कंप्रेस हो जाएगी इसके दबाव के कारण, जब ये इस तरफ फोर्स लगा रहा है। फिर जब ये वापस की ओर जाएगा, टू एंड फ्रो मूवमेंट है ना, टू एंड फ्रो की मूवमेंट है, तो ये दबाव यहां पर कम हो जाएगा। जब दबाव अधिक होगा, डेंसिटी अधिक होगी, डेंसिटी का मतलब कि पर यूनिट वॉल्यूम कितने मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे पर यूनिट एरिया में तो डेंसिटी हायर होगी, कम मॉलिक्यूल होंगे पर यूनिट एरिया में तो डेंसिटी लो होगी। तो अधिक डेंसिटी से प्रेशर भी अधिक होगा, कम डेंसिटी से प्रेशर भी कम होगा। हाई डेंसिटी हाई प्रेशर, लो डेंसिटी लो प्रेशर। तो जब ये इस डायरेक्शन में जा रहा था, ये ऑब्जेक्ट जो वाइब्रेट कर रहा है, मान लीजिए यही वाइब्रेट कर रहा है, जब ये इस डायरेक्शन में जाएगा तो इस हवा को कंप्रेस करेगा, दबाएगा, और जब ये वापस जाएगा तो इस एरिया में प्रेशर कम हो जाएगा। तो ऐसे मान लीजिए हम पिक्चर बनाएं तो ऐसे होंगे मॉलिक्यूल्स, इसमें बिल्कुल पास पास मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, तो ऐसे क्या होगा कि ये एरिया में एक बार वो कंप्रेशन बनेगा, दूसरी बार रिफ्रैक्शन बनेगा। क्यों? कि एक बार जब इस तरफ प्रेशर डालेगा तो कंप्रेशन, वापस जाएगा तो रेयरफैक्शन। ऐसे ही इसके कारण अगले एरिया में एक बार कंप्रेशन बनेगा, एक बार रेयरफैक्शन बनेगा। इसके कारण अगले एरिया में एक बार कंप्रेशन बनेगा, एक बार रेयरफैक्शन बनेगा। ये सीक्वेंस में है। क्यों सीक्वेंस में है? क्योंकि जो हमारा पेंडुलम है, एक बार इधर जा रहा है, एक बार इधर आ रहा है। इधर जाएगा तो ये प्रेशर डाल रहा है हवा पर, वापस आ रहा है तो इस टाइप इधर प्रेशर डाल रहा है, लेकिन यहां पर कम हो रहा है। ये एक्चुअली साउंड तो चारों ट्रेवल करती है ना। मैं यहां पर बोल रहा हूं, हवा आवाज ऊपर भी जा रही है, दाएं भी जा रही है, बाएं भी जा रही है, पीछे भी जा रही है। तो हर समय किसी एरिया में कंप्रेशन बनेगा तो दूसरे साइड में रेयरफैक्शन होगा, तभी आवाज हर तरफ ट्रैवल कर पाती है। तो मैं सिर्फ आपको एक पॉइंट पे बता रहा हूं, ऐसा ऊपर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा। लेकिन अगर हम एक सीक्वेंस ले लें तो पहले यहां पे कंप्रेशन होगा, फिर रेयरफैक्शन होगा, फिर कंप्रेशन होगा, फिर रेयरफैक्शन होगा। क्यों? क्योंकि ये जो पेंडुलम है, कभी प्रेशर डालेगा, कभी प्रेशर कम करेगा। इस साइड की बात कर रहे हैं, ऊपर या नीचे दाएं बाएं की बात नहीं कर रहे हैं। इधर गया प्रेशर बढ़ा, इधर गया प्रेशर कम हुआ, इधर गया प्रेशर बढ़ा, इधर कम हुआ। इस साइड की बात कर रहे हैं, उधर की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो यहां पर होगा वही इवेंट यहां पर होगा। जब ये इधर जा रहा है तो प्रेशर डालेगा, इधर जा रहा है तो प्रेशर कम करेगा इस साइड पर। तो ऐसे क्या होता है कि जब हवा में या मीडियम में, जो भी मीडियम की बात कर रहे हैं, पानी में भी ऐसा होगा, साउंड में, सॉलिड में भी ऐसा होगा। तो एक बार जो है एक एरिया में कंप्रेशन आएगा,
उसी एरिया में अगले मूवमेंट में एयर रिफ्लेक्शन होगा। तो ये सीक्वेंस चलता रहेगा। तो इसको जब हम ग्राफ की शेप में बनाते हैं तो ऐसे बनता है। ये मूवमेंट ऑफ रेस्ट पे है, जैसे ये बिल्कुल खड़ा है, ठीक है। जब इसको हिलाया तो यहां इसके आसपास पहले कंप्रेशन बनेगा, फिर ये जीरो पे आ जाएगा, फिर रेयरफेक्शन बनेगा, फिर जीरो पे आ जाएगा, बीच में आएगा तो आ गया ना सेंटर में। ये सेंटर पोजीशन है इसकी, ये वाली पोजीशन। फिर कंप्रेशन, फिर रेयरफेक्शन, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन। अगर आप इसका ऐसे ग्राफ बनाएंगे तो ऐसे बनेगा। ये मान लीजिए लाइन बता देते हैं, ये कंप्रेशन है, ये रेयरफेक्शन है, ये कंप्रेशन है, ये रेयरफेक्शन है। यहां पे डेंसिटी अधिक है, डेंसिटी कम है, डेंसिटी अधिक है, डेंसिटी कम है, डेंसिटी अधिक है, डेंसिटी कम है। तो ऐसे अगर आप दर्शाना चाहते हैं तो ऐसे भी दर्शा सकते हैं, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, एक के बाद एक होगा। हाई डेंसिटी, हाई प्रेशर, लो डेंसिटी, लो प्रेशर। तो अगर ग्राफ में बनाएंगे तो ऐसे बनेगा। तो ऐसे जो है एक वेव बनती है बिकॉज ऑफ दिस कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। तो वो जो है साउंड उन वेव्स में आगे ट्रेवल करती है, ठीक है। अभी हम आ जाते हैं कॉन्सेप्ट के ऊपर जिसे कहते हैं वेवलेंथ। इस ग्राफ में ये जो टॉप है उसे कहते हैं पीक या क्रेस्ट, जो बॉटम वाला है उसे कहते हैं वैली या कहते हैं उसे ट्रफ। ये है पीक या क्रेस्ट, ये है ट्रफ या वैली। तो एक वेव की वेवलेंथ जानने के लिए हमने क्या करना होता है, पीक से पीक को नापेंगे। इसका सिग्नल, ये सिंबल होता है लैम्डा, LAMBDA, लैम्डा। लैम्डा प्रोनाउंस करते हैं, बी प्रोनाउंस नहीं करते, लैम्डा। इसका सिग्नल, इस साइन सिंबल ये है। या हम ट्रफ से ट्रफ लेंगे, यहां से लेके यहां तक, ये दोनों बराबर होगा, पीक से पीक या ट्रफ से ट्रफ। ये जो लेंथ है इसकी वेवलेंथ है और इसको मेजर करते हैं मीटर्स में। समझ गए वेवलेंथ? पहले वेव बनी कैसे? अच्छा, पानी में भी आप पत्थर डालें ना तो इनफैक्ट ऐसी ही वेव बनती है। पानी में ऐसे वो जो पार्टिकल्स हैं ऊपर नीचे मूव करते हैं। तो ये हमने साउंड वेव बनाई, ऐसे जा रही है। तो ये इसकी वेवलेंथ है फ्रॉम पीक टू पीक एंड इट इज मेजर्ड इन मीटर्स। इसके बाद में वर्ड आता है, इनको हटा देते हैं। वेवलेंथ हमने समझ लिया, वेवलेंथ हमने समझ लिया। दिस इज लेंथ फ्रॉम वन पीक या क्रेस्ट भी कहते हैं उसको, टू नेक्स्ट पीक और क्रेस्ट, या ट्रफ से भी ले सकते हैं, फ्रॉम वन ट्रफ टू अनदर ट्रफ। फिर आते हैं फ्रीक्वेंसी। अच्छा, ये एक साइकिल यहां से शुरू होकर यहां पे कंप्लीट होता है। एक साइकिल में एक पीक होगी और एक ट्रफ होगा। यहां पे साइकिल कैसे होगा, ये देखिए, ये सेंटर में है, यहां से चला, सेंटर में आया, इधर गया, वापस सेंटर में आया। तो ये पोजीशन है सेंटर की, ये पीक, फिर सेंटर, फिर ट्रफ, फिर सेंटर।
तो एक साइकिल हुआ। तो फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड, या इसको ऑसिलेशन भी कहते हैं। ऑसिलेशन होता है वन कंप्लीट साइकिल, यहां से लेके यहां तक, वन साइकिल इज वन ऑसिलेशन। ऑसिलेट करना, ये बेसिकली ऑसिलेट कर रहा है। तो ऑसिलेशन का एक साइकिल मतलब कैसे होगा, यहां से गया, सेंटर से यहां पर आया, फिर सेंटर में आया, फिर इधर गया, फिर सेंटर में आया, एक साइकिल पूरा हो गया। यहां से राइट, फिर नीचे, फिर लेफ्ट, फिर नीचे, तो यहां से लेके यहां तक। तो कितनी ऑसिलेशन एक सेकंड में करेगा उसे कहेंगे फ्रीक्वेंसी, और इसको हम मेजर करते हैं हर्ट्ज में। ये आप क्लास 6 में सीख चुके हो। मान लीजिए हम बोलें किसी पेंडुलम की जो फ्रीक्वेंसी है 20 हर्ट्ज है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 20 ऑसिलेशंस पर सेकेंड या 20 साइकिल्स पर सेकेंड, ऐसे 20 साइकिल बनेंगे एक सेकेंड में। अगर बोले 200 हर्ट्ज तो 200 ऑसिलेशंस पर सेकेंड। अगर बोले 2000 हर्ट्ज तो 2000 साइकिल्स या ऑसिलेशंस पर सेकेंड। एक सेकेंड में 2000 उसने साइकिल्स कंप्लीट किए, इट बिकम्स 2000 हर्ट्ज। और फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब क्या है, एक साइकिल कंप्लीट करने में कितना समय लगा। और टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी रिलेटेड होती हैं, ये मैं आपको समझाता हूं कैसे। देखिए फ्रीक्वेंसी क्या है कि एक सेकंड में कितने साइकिल किए। मान लीजिए उसने एक सेकंड में 200 साइकिल्स पूरे किए, 200 ऑसिलेशंस किए उसने एक सेकंड में। तो एक ऑसिलेशन के लिए कितना टाइम लेगा वो, बाय यूनिटरी मेथड 200 से डिवाइड करना पड़ेगा, 1/200 सेकंड। और इसका सिंबल होता है न्यू, वी जैसे लिखते हैं, इसका सिंबल फ्रीक्वेंसी का न्यू बोलते हैं इसको, न्यू, NEW। ये ग्रीक लेटर है, लैम्डा भी ग्रीक भाषा का लेटर है, न्यू भी ग्रीक भाषा का लेटर है। तो अगर एक सेकंड में वो न्यू उसकी फ्रीक्वेंसी है, मतलब न्यू ऑसिलेशंस पर सेकंड, तो टाइम पीरियड क्या होगा, 1/न्यू। 1/200 किया था, तो यहां पे 200 की जगह हमने लिखा न्यू। न्यू कोई भी नंबर हो सकता है, इट कैन बी 200, इट कैन बी 2000, इट कैन बी 20,000। तो जब हम इसको 1 को न्यू से डिवाइड कर देंगे तो हमें टाइम पीरियड मिलेगा। टाइम पीरियड बेसिकली कितना, एक साइकिल कंप्लीट में करने में कितना समय लगा। एक साइकिल या एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जितना समय लगता है उसे कहते हैं टाइम पीरियड ऑफ द वाइब्रेशन या टाइम पीरियड ऑफ दिस वेव। ठीक है, फिर इसके बाद में 2 वर्ड और समझा देता हूं तो उसको कंक्लूड कर देंगे, ज्यादा लंबा लेक्चर ना हो जाए आपका। एक है लॉन्गिट्यूडनल वेव, बीच में कोई पॉइंट छूटा तो नहीं, रेयरफेक्शन आ गया। लॉन्गिट्यूडिनल लॉन्गिट्यूडनल वो वेव होती है जिसमें पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट और वेव की डायरेक्शन दोनों सेम हो। जैसे अगर हम बोलते हैं
तो पार्टिकल्स ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं हवा के, ऐसे जाके वापस आ रहे हैं। और हमारी साउंड भी इसी डायरेक्शन में जा रही है। तो जिस डायरेक्शन में साउंड जा रही है वही डायरेक्शन है इनके वाइब्रेशन की, टू एंड फ्रो मूवमेंट। तो होता है लॉन्गिट्यूडनल। अगर ये विपरीत हो, जैसे पानी में आप कंकड़ डालेंगे, ये पानी की सतह है, आपने इसमें कंकड़ डाला तो पानी के पार्टिकल ऊपर नीचे मूव करते हैं। पहले पानी का पार्टिकल नीचे जाएगा, फिर ऊपर आएगा, नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, लेकिन वेव ऐसे ट्रेवल कर रही है। तो दोनों की डायरेक्शन में 90 डिग्री का एंगल है। इसे कहते हैं ट्रांसवर्सल वेव। ये सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं। लॉन्गिट्यूडनल वेव साउंड वेव होती है सिर्फ, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल के विपरीत क्या होगा? ट्रांसवर्सल वेव, जिसमें जो पार्टिकल्स हैं उनका जो डायरेक्शन है मूव करने का वो 90 डिग्री होता है टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव। और इसका सबसे साधारण एग्जांपल है पानी में जो वेव आती है। अगर पानी में आपने पत्थर गिराया तो इवन लाइट वेव्स भी ट्रांसवर्सल वेव होती हैं। वो जब आप बड़ी क्लास में पढ़ेंगे तो आपको समझाएंगे। ठीक है, तो अभी हमने जितने वर्ड समझे हैं उसको आप एक बार अच्छे से रिवाइज करिए। इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। जो इसके बाकी वर्ड्स हैं वो हम नेक्स्ट 1 या 2 वीडियोस में समझेंगे। तो आप मेरी वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो। थैंक यू।